गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 13 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्रंट पेज वाली न्यूज़, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो कि रिलेट करता है हंगर को और क्लाइमेट के बारे में, और ये हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर में इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे फूड प्रोडक्शन वगैरह चेंज होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अगली जो न्यूज़ हमारे पास रहेगी वो रहेगी पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक आरटीआई लगाई गई थी जिसपे सरकार का जवाब आया है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, इसके बहाने से हम लोग थोड़ा सा उज्ज्वला स्कीम के बारे में पढ़ लेंगे जो कि सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था। उसके बाद डब्ल्यूएचओ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ बोला है, कुछ खास खास बातें हैं, तो थोड़ा डब्ल्यूएचओ के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे थोड़ा मिल्की वे के बारे में, क्योंकि मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में पाया गया है एक ब्लैक होल। तो इसकी जो है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे अबाउट मिल्की वे फ्रॉम आवर जीएस पेपर 3। उसके बाद पढ़ेंगे थोड़े राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में। फिर पढ़ेंगे इंडिया में जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो कौन देता है कौन नहीं देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय ये अंदर केस चल रहा है और वहां पे सरकार ने कुछ अपना एफिडेविट दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बट थोड़ा बहुत देख लेंगे। आरबीआई और इन्फ्लेशन, ये एक्चुअली आज का एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में दो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, क्योंकि आरबीआई ने अभी क्या किया ना, रेपो रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो उसके बारे में और आरबीआई क्या कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है, क्या आरबीआई यहाँ पे लेट हो गया है, इस तरह के कुछ स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन का कारण बने हैं इंडिया में, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिपीटेड है क्योंकि इन्फ्लेशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते में 3 बार कर लिया है, क्योंकि आज एडिटोरियल में कुछ खास नहीं था तो मैंने सोचा चलो आपको इंटरव्यू करवा देता हूं। वैसे भी जीएस पेपर 3 वाले टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि वो थोड़े से ज़्यादा कवर किए जाएं, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आए आपको करवाया जाए। फिर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं, जो एमसीक्यूज हम लोगों ने कल दिए थे आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज आपके लिए फिर से कुछ एमसीक्यूज मैं लेके आया हूँ जो आपको यहाँ पे देखने हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल बोनस टॉपिक भी हमारे पास रहने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि आज फ्रंट पेज में क्या हंगामा हो रहा है। तो देखिए हंगामा वही है कि पहले तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई एट द 7.8%। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भैया पिछले 8 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पे चली गई है रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और इसमें से अगर आप कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखो तो ये तो भैया 8.4 पे चला गया, मतलब फूड प्राइस बहुत ज्यादा है। आप सब्जियां लेने जाओ, नींबू लेने जाओ, भैया खीरा लेने जाओ, सबकी हालत बहुत खराब है। हालत भी इसमें एक्चुअली में बहुत खराब है। इसका सबसे बड़ा रीजन इन्होंने क्या बताया है, वो बताया इन्होंने कि भैया क्रूड प्राइस जो है वो सर्ज हो गया है। जब इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली जब क्रूड प्राइस इंक्रीज होता है, पेट्रोल डीजल वो सारी चीजें, तो इसका फर्क किसके ऊपर पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है ना। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो हमारा सप्लाई चेन है और हमारे प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। और रूरल इन्फ्लेशन की तो हालत और भी खराब है, क्योंकि देखिए रूरल इन्फ्लेशन जब होता है तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग तो वैसे ही पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, और इन्फ्लेशन हाई होने से और भी नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर लेबर बहुत रहते हैं, तो जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो वीक हो जाती है, राइट। तो वो सारी समस्याएं यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। और बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। एडिटोरियल में थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके देख सकते हैं। गोटाबाया अपॉइंट्स द रनील एज द श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि महिंदा राजपक्षा को तो उसका तो घर जला दिया लोगों ने, है ना, वो तो भाग गए वहां से। कुछ लोगों का कहना है कि वो देश छोड़ के चले गए हैं। हालांकि श्रीलंका कोर्ट ने उनको कहा है कि आप देश छोड़ के मत जाइए, तो देखते रहेंगे उसमें क्या रहेगा। तो रनील जी को जो है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट किया गया है। और रनील जी पहले भी 4-5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं की, क्योंकि राजपक्षा फैमिली वहां पे पूरा पावर के ऊपर कंट्रोल रखती है। तो कई सारी साजिशें वगैरह करने के बाद इनको हमेशा बेचारे को हटा दिया जाता है। और रनील जी एक्चुअली इंडिया के थोड़ा सा क्लोज हैं, और ये रनील जी ने हमेशा यही कहा है कि जब भी श्रीलंका कोई स्टेप लेगा तो उसको इंडिया को प्रायोरिटी करेगा। लेकिन राजपक्षा वाले जो है उल्टे रास्ते गए भैया, वो गए हैं चाइना के रास्ते। अब देख लीजिए वहां पे क्या हाल है। चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है, वो जो क्राइसिस वहां पे है।
और जब तक राजपक्षा भाई साहब, देखिए राजपक्षा की राजनीति ना बड़ी खतरनाक रही है वहाँ पे। वो भी हमेशा माइनॉरिटीज को आपस में लड़ाते रहे, मेजोरिटी को सपोर्ट करते रहे, मेजोरिटी को जब तक मजा आता रहा उनको सपोर्ट मिलता रहा, और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, उसके खिलाफ बहुत चीज़ें वहाँ पे वायलेंस हुआ, श्रीलंका के अंदर भी, क्योंकि उनको लगा था मुझे मेजोरिटी का सपोर्ट है, मुझे मुस्लिम्स की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे तमिल्स की रिक्वायरमेंट नहीं। बाद में वही हुआ, जो उनके सपोर्टर हुआ करते थे, जो उनके भैया अंधभक्त हुआ करते थे, आज वही उनके घर में जाके उनका घर जला रहे हैं। जला रहे यानी जला दिया गया है, ठीक है, और वो भाग के खड़े हुए हैं, आर्मी को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा है। तो श्रीलंका के अंदर जो चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया के लिए जो है ये एक आई ओपनिंग एक्चुअली इवेंट हो रहा है। तो ये हमारे जितने राजनेता लोग हैं दुनिया भर में, तो उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप जो है माइनॉरिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ मेजोरिटी के बिहाफ पे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं सिर्फ रिलीजियस सेंटीमेंट के ऊपर, एथनिक सेंटीमेंट के ऊपर ही पावर में टिके रह सकता हूं। आपको एक्चुअली में अपने लोगों के लिए कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो कंट्री है वो स्टेबल रह सकती है, सोसाइटी ऑर्डर में रह सकती है। तो सभी के लिए मैसेज है, हमारे वालों के लिए भी, उनके लिए भी, सभी के लिए, राइट। उसके अलावा जो एक आर्टिकल यहाँ पे दिखाता है वो है फिनलैंड के बारे में। देखिए फिनलैंड और स्वीडन अभी दो ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जो कि नाटो का पार्ट नहीं है, और इन्होंने नाटो का पार्ट कभी बनने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये भी न्यूट्रलिटी में बिलीव करते हैं एक तरह से। और भैया फिनलैंड की तो एक काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री जो है वो रशिया के साथ भी लगती है, और जब यूक्रेन के ऊपर अभी अटैक हुआ तो रशिया ने जो है फिनलैंड को सीधा सीधा धमकी दिया, रशिया को और ना इसको, फिनलैंड को और स्वीडन को, कि अगर तुमने नाटो ज्वाइन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब भैया फिनलैंड और स्वीडन दोनों की हालत खराब हो गई, तो उन्होंने अभी नाटो को कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज 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 हमें नाटो का पार्ट बना दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुतिन भाई साहब का दिमाग खराब हो गया है और ये मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो इन्होंने भी नाटो को रिक्वेस्ट करने का, बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट किया है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। बट वही है ना, जब आपके ऊपर खतरा आता है तो तब आप मदद के लिए भागते हो, जब तक आपके ऊपर कोई खतरा नहीं था आप दुनिया भर की बातें करते हो, ऐसा ही है बस, ठीक है। ज्ञानवापी मॉस्क काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको पता ही होगा, ये बनारस के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो इसको तोड़ के जो है यहाँ पे एक मस्जिद बना गई थी, और वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको हटा के जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। तो उसके लिए जो है वहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर एक्चुअली एक माँ श्रृंगर गौरी, एक्चुअली जो उसकी दीवार है उसके जस्ट साइड में जो है ये श्रृंगर गौरी जी का मंदिर भी है वहाँ पे, जहाँ पे हिंदू लोग जाके पूजा वगैरह करते हैं। तो एक कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। बनारस हाई कोर्ट ने फाइनली ये ऑर्डर दिया है कि जो मॉस्क के अंदर जाया जाएगा, वहाँ के जो कुछ तय खाने वगैरह हैं उनको खोला जाएगा, और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अब वो वहाँ पे जाके वीडियोग्राफी करेगा, इस बात का पता लगाएगा क्या एक्चुअली वहाँ पे हिंदू जो है चीज़ें हैं कि नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये आगे इसको देखेंगे कभी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा तो। उसके अलावा इवेंट होराइजन रिवील्स ट्रू कलर्स ऑफ द SGRA, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपने मेन आर्टिकल से। तो देखिए बात यह है कि जो हमारा मिल्की वेव है ना, मिल्की वेव का पता ही होगा, ये हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वेव है। और हम कहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे है हमारा सोलर सिस्टम, ये आप देख सकते हो। और हमारे मिल्की वे के सेंटर से हमारे सोलर सिस्टम का कितना डिस्टेंस है, 26,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये टाइम का यूनिट नहीं होता है, आप इस पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए हमारी एक स्पाइरल गैलेक्सी है ना, वो इस तरह से चलती है, और इसके सेंटर में है ब्लैक होल। ये हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पे ब्लैक होल है, लेकिन अभी तक इस ब्लैक होल की पिक्चर हमें नहीं देखने को मिली थी, लेकिन पहली बार हम लोगों ने इसकी पिक्चर क्लिक की है। आपको एक चीज बताता चलो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ओरियन ब्रांच के अंदर पड़ता है, ये एक ओरियन ब्रांच है बेसिकली, ठीक है, ओरियन आर्म भी कह सकते हो। इसके अंदर होता है हमारा सोलर सिस्टम, और हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो इस गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, उसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम भी करता है, और इसको एक रेवोल्यूशन करने में एक्चुअली 250 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। तो हर चीज जो है एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही है। तो अभी हम लोगों ने इसकी पिक्चर क्लिक किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 2019 में भी हम लोगों ने एक ब्लैक होल की पिक्चर क्लिक किया था, उस ब्लैक होल का नाम था M87, ठीक है, ये उसका नाम था। ये डोनट जैसा देखने को लगता है। इस बार जो हम लोगों ने क्लिक किया है वो ब्लैक होल का किया है, जो कि हमारी गैलेक्सी के अंदर है। पहले वाला जो क्लिक किया था वो उस गैलेक्सी का नाम था M87, ठीक है। तो हमारी खुद की गैलेक्सी का अब तो हम पहली बार कर रहे हैं, किया हम लोगों ने बेसिकली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि इसकी पहली बार पिक्चर जब सामने आई है तो हमें पता लगता है कि भैया ये बीच में जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्लैक होल है। और इसकी इमेजिनेशन एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले किया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। तो अब पिक्चर आ गई है तो सॉलिड प्रूफ भी आ गया है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं।
बाकी आप बाकी यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। मिल्की वे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे डाली है आपके लिए। मिल्की वे जो है वो 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब हमारा यूनिवर्स कितना है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो उसके थोड़े समय के बाद ही गैलेक्सीज वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। और ये जो गैलेक्सी है हमारी, ये एक्चुअली डिस्क शेप की है, इस तरह से है, डिस्क शेप है। तो ये जो है इसकी विड्थ जो रहती है वो है 1 लाख लाइट ईयर्स, और इसकी जो जो नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो है 1000 लाइट ईयर्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको मैंने बता दिया था, और ये नाम के अंदर ये पड़ता है। और देखिए आप चीज़ें थोड़ा सा और भी देखो ना, यहाँ पे इसकी पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ तो आपको नजर आएगा। देखिए ये है ओरियन ब्रांच, है ना, ये छोटी सी ब्रांच है, इसके एक तरफ दूसरी ब्रांच है और एक दूसरी तरफ जो है दूसरी आर्म है, इसके बीच में पड़ता है ओरियन। तो इसके एक साइड में कौन सी है, पेरिसियस, और दूसरे साइड में है कैरिना। तो ये दोनों के बीच में पड़ती है ओरियन ब्रांच। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मिल्की वगैरह के बारे में, गैलेक्सीज एंड ऑल दैट। ठीक है, चलो, तो बिग बैंग वगैरह वो सब आपने आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर के अंदर ही ये सब कुछ दिया हुआ है ना। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड ऑल दैट, यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे बना, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है दोस्तों, दैट इज अबाउट द हंगर रिस्क एंड द क्लाइमेट चेंज थ्रेट। देखिए एक ये रिपोर्ट इशू की गई है, सर्वे है बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने दो खबरें दी हैं, एक दी है अच्छी खबर, एक दी है खराब खबर। ठीक है, तो पहले जो है थोड़ी सी खराब खबर देख लेते हैं, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है। इनका कहना है कि इंडिया में जो है 2023 तक जो फूड क्रॉप है, फूड प्रोडक्शन लोग करते हैं, वो 16% तक कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो हंगर का जो रिस्क है, ठीक है, जो लोग हैं जो हंगर का शिकार हैं, उनकी पॉपुलेशन 23% तक इंक्रीज हो सकती है। ऐसा ये बैड न्यूज़ उन्होंने दिया है अबाउट इंडिया। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि इंडिया में जो कैलोरी इनटेक है, अभी जो लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो लगभग सेम रहने वाला है, यानी कि 2600 के कैलोरी के आसपास ही रहने वाला है, उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में जो है 2050 तक ओवरऑल जो फूड प्रोडक्शन है वो 60% तक इंक्रीज होने वाला है 2010 के लेवल से हम लोग देखें। और इन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशन भी किया। इन्होंने कहा कि अभी देखिए डेवलप्ड कंट्री में तो लोग पहले ही अच्छा फूड कंज्यूम कर ही रहे थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में भी अभी कुछ समय से लोग जो है हाई वैल्यू फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, प्रोसेस फूड वगैरह, मीट वगैरह, अंडे, वो सब लोगों ने कंज्यूम करना यहाँ पे शुरू कर दिया, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो मीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, 2050 तक मीट प्रोडक्शन जो है वो कई गुना बढ़ सकता है, स्पेशली कहाँ पे, एशिया में, साउथ एशिया में और वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में। और मीट प्रोडक्शन की जो इन्होंने बात कही है वो कहा है कि ये जो है स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका में जो है ट्रिपल भी हो सकता है, 3 गुना ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बोली हैं इसके बारे में। कोई खास रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हालांकि काफी जाना जाता है, थोड़ा इज्जतदार है, थोड़ा वैल्यू है इसकी, बट स्टिल इतना ज्यादा फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये पहले वाला जो फैक्ट है ना, आप ये एग्जाम के लिए याद कर सकते हो, मेंस वगैरह में कई बार लिखने के काम आ जाता है इस तरह की चीजें। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारे पास उज्ज्वला एलपीजी स्कीम, 90 लाख बेनिफिशियरी डोंट टेक रिफिल। तो थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में आपको बताता चलूं ये पूरा मामला क्या है। देखिए ये जो स्कीम है सरकार ने ये 2016 में मई 2016 में लॉन्च किया था, जिसके तहत जो गरीब हाउस होल्ड हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको जो है फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाना था। तो वो स्कीम हम लोगों ने पहले वहां पे चलाई थी। पहले तो वो स्कीम हम लोगों ने 4-5 साल के लिए चला के रखी, तो फिर बाद में 2021 के अंदर उसका फेज 2 शुरू किया गया। फेज 2 में सिर्फ बीपीएल वाले परिवार नहीं, बल्कि हम लोगों ने दूसरे लोगों को भी यहाँ पे जोड़ना शुरू किया, जैसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो किल वर्कर्स हैं, राइट, और उनको हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली जोड़ना शुरू किया। इस स्कीम के तहत फिर भी इसे कहा जाता है उज्ज्वला 2.0 स्कीम चलाई जा रही थी। इसमें क्या है, द स्कीम प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600 रुपीज, 1600 रुपए का ये जो है जब आप कनेक्शन लेते हो एलपीजी, सरकार आपकी तरफ से आपको हेल्प करती है। और पहले सिलेंडर के बाद जब दूसरा सिलेंडर लगाया जाता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वाले जो सिलेंडर होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको सब्सिडी दिया जाता है। तो बस यहीं से आर्टिकल ये आया है, किसी ने पीआईएल डाली और पीआईएल डालने के बाद ये पता चला कि लोग जो है वो रिफिल करवा ही नहीं रहे हैं, लोग जो है वो रिफिल करवा ही नहीं रहे हैं। 90 लाख बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिन्होंने पहले सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर भरवाया ही नहीं।
क्यों नहीं भरवाया, उसका कारण भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए होता क्या है, जब आप रिफिल करवाने जाते हो तो शुरुआत में आपको सारी की सारी जो है वहां पे पे करना पड़ता है, जितने का भी वो सिलेंडर होता है। बाद में आपके अकाउंट में जो है वो सब्सिडी के थ्रू वो जो ऑयल कंपनी होती है वो पैसा भेजती हैं। तो समस्या सारी यहाँ पे ही होती है, क्योंकि जब आप शुरू में पूरा अमाउंट भेज देते हो वो तो ठीक है, आपने दे दिया, लेकिन वो सब्सिडी वाला पैसा आपके अकाउंट में कितना समय लेगा, वो कितना सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगा, कब तक आएगा, कितना डिले होता है, इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से लोग जो है वो रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। एक समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी कोविड की भी है, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, वो सारी चीज़ें, तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पे कि लोग रिफिल नहीं करवा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है आप जो है इसको देख सकते हो, ठीक है। अगला जो आर्टिकल आता है हमारे पास वो होता है प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर द डब्ल्यूएचओ रिफॉर्म। देखिए डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली क्या कहा था कि इंडिया में जो कोविड डेथ हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हैं, एक्चुअल में उससे 10 गुना ज्यादा इंडिया में डेथ हुई है, विच इज अराउंड 3.5 मिलियन, यानी कि 30 से 35 लाख लोग इंडिया में मारे गए हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि नहीं, इतना नहीं है, वो सिर्फ 3 से 4 लाख लोग ही मारे गए हैं। तो ये दोनों आंकड़ों में बहुत फर्क है। तो डब्ल्यूएचओ को लेके वैसे भी सरकार का एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा खराब है। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ के रिफॉर्म की पहले भी डिमांड चलती रही है, क्योंकि वैक्सीन को लेके जिस हम लोगों ने पहले बात किया था कि वैक्सीन जो बनाने का जो इस समय राइट है, बेसिकली जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, वो वेस्टर्न कंपनीज के पास है। इंडियन कंपनीज वैक्सीन नहीं बना सकती, अफ्रीकन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, अगर उनको वैक्सीन बनाना है तो उनको यूरोपियन कंपनी से परमिशन लेना पड़ता है, और वो परमिशन देते नहीं है, है ना, क्योंकि उनको नुकसान होता है। तो ये जो वैक्सीन वेवर की बात कही गई है, ये साउथ अफ्रीका ने इंडिया में ने कई बार डब्ल्यूएचओ के अंदर इस प्रपोजल को भेजा है कि प्लीज हमें आप वैक्सीन बनाने का वेवर दे दीजिए, ताकि हम भी अपने लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए अफोर्डेबल वैक्सीन बना सकें। तो कई सारे मुद्दे जो है डब्ल्यूएचओ के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसी बात में जो है मोदी जी ने कहा है कि हमें यहाँ पे रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा बहुत आप अलग से पढ़ सकते हो। 1948 में इसको चलाया गया था, जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर रहता है, 194 मेंबर्स इसके हैं। इंडिया जो है काफ़ी पहले ही इसका मेंबर बन गया था, 1948 के अंदर ही बन गया था। इंडिया में कई सारे प्रोग्राम डब्ल्यूएचओ ने पास्ट में चलाए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स को लेकर जो 1960s में चलाया गया था, उसके अलावा एचआईवी प्रोग्राम चलाया गया था, उसके बाद जो है पोलियो अभियान चलाया गया। सब डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे। और डब्ल्यूएचओ का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस, एक्चुअली इनके 6 रीजनल ऑफिस हैं, जिनमें से जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है वो है नई दिल्ली के अंदर। थोड़ा बहुत आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है इलेक्शन टू द 57 राज्यसभा सीट्स ऑन द जून। देखिए जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हर तीसरे साल जो है, हर सेकंड ईयर जो है 1/3 मेंबर, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी सीट्स को जो है भरना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये एक्चुअली पूरा आर्टिकल है। और पहले भी इसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते जैसे कि हमारा एमएलए और एमपीज के लिए होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है वो ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जैसा नहीं होता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है जैसे मान लो जैसे हम लोग जनरल इलेक्शन में करते हैं या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में करते हैं, उसे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसको ही इलेक्ट किया जाता है। राइट, जरूरी नहीं है कि वो वोट आपके जो है 50% +1 हो, जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आपके पास जो है 50% +1 आपके पास वोट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर जो है जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। और इस समय इंडिया में जो है आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरी में से 8 में से जो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है, इसके जो है इलेक्टेड मेंबर जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए। और राज्यसभा में जो है एक परमानेंट बॉडी है जिसे कंटिन्यू चैम्बर कहा जाता है, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में आप सभी बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे अच्छे से। राइट, लेकिन मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ राज्यसभा या पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि राज्यसभा में जो है बिल होते हैं उनकी पेंडिंग, उनके बारे में बात करता है। तो ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। ओके, और इसे पॉज करिए, इसको आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा जो
क्वेश्चन है वो यहाँ पे वो चेयरमैन को लेके है, चेयरपर्सन को, राज्यसभा वगैरह को लेके, स्पीकर को लेके, ठीक है, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये 3 क्वेश्चन मैंने बेसिकली आपको दिए हैं, वो भी पार्लियामेंट के बारे में ही है, बिल्स के बारे में है, ठीक है, जब जॉइंट सिटिंग वगैरह होती है उसके बारे में है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। जो कल मैंने आपसे सवाल पूछे थे उसके सवालों का आंसर आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा था कि जो शेड्यूल एरियाज होते हैं उसको कौन डिक्लेयर करता है, तो उसको डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। अगला था जो कि मनी बिल के बारे में, कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पहले से लक्ष्मीकांत से पता ही होगा। अगला जो आर्टिकल था वो था हमारा गवर्नर के ऑफिस को लेके, के उसमें इन्हें कहा गया था कि गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनका टेन्योर कितना होगा, जब चाहे प्रेसिडेंट उनको उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओनली स्टेटमेंट 1, आंसर था इसका ए। और अगले का जो आंसर था दैट इज 1 and 3, मतलब 1 मिनिमम एज ऑफ 35 होनी चाहिए गवर्नर को चुनने के लिए, 35 एज से कम आप गवर्नर नहीं बन सकते, एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफ कोर्स इसके बारे में हम लोग पहले अच्छी बात खासी बातें कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अभी अगला आर्टिकल हमारे पास है वो है ऑन द क्वेश्चन ऑफ द नोटिफाइंग माइनॉरिटीज, क्योंकि इसको लेके काफी हंगामा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएल डाली गई है। देखिए अभी क्या है ना, अभी किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो यूनियन के पास है, मतलब वो सेंटर के पास है, स्टेट ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएल डाली गई है। उन्होंने कहा कि देखिए सेंटर जब ऐसा करता है तो ये गलत है, ये पावर स्टेट्स के पास भी होनी चाहिए। अभी सेंटर ने जैसे हमारे यहाँ पे 6 कम्युनिटीज़ को डिक्लेयर कर रखा है माइनॉरिटी, जिसमें जो है क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और पारसीस हैं, ठीक है। 6 कम्युनिटी को डाला है और जैनिज्म को हम लोगों ने बाद में डाला था, तो 6 कम्युनिटी को हम लोगों ने माइनॉरिटी डाला है नेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन इस समय इंडिया में कम से कम 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर हैं। जैसे आप कह लीजिए, जैसे नागालैंड में क्रिश्चियंस मेजोरिटी में है, JNK के अंदर जो है मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, तो 10 स्टेट लगभग इंडिया में ऐसे हैं इस समय। तो क्या वहां पे हम लोग हिंदूज को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी को लेकर सवाल है। क्योंकि अभी तक पावर सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब नहीं हो पा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से उसका जवाब मांगा। अब यहाँ पे जो 2 बार एक्चुअली जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, पहला जो जवाब दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था मार्च के महीने में, और दूसरा जो जवाब दिया गया है वो दिया गया मई के महीने में, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही दिया गया था। अब सरकार ने यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। जो मार्च में सरकार ने एफिडेविट पेश किया था उसमें सरकार ने कहा था कि नहीं सेंटर के साथ साथ स्टेट भी माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अभी मई के अंदर जो जवाब दिया उसमें सरकार ने कहा कि नहीं भैया, मैंने तो पहले ऐसे मैंने ऐसे बोल दिया था, ये जो अधिकार होता है माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का वो सिर्फ सेंटर के पास होता है। हालांकि हम लोग स्टेट को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी पावर सेंटर के हाथ में होती है भैया। तो मतलब पलटी मार दिया बेसिकली सेंटर ने यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा समस्या यहाँ पे है। बाकी आप चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस समय जो इंडिया में जो स्टेटस है माइनॉरिटीज का, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं हमारी कंट्री में 14.2%, क्रिश्चियंस हैं 2.3%, सिख हैं 1.7%, बुद्धिस्ट हैं 0.7%, जैन है 0.4% और पारसीज हैं 0.006%, काफ़ी कम है। उसके अलावा और भी कई ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, जैसे ज्यूज लोग हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया अभी तक, जैसे बहायाज हैं उनको भी नहीं किया गया है। खैर और भी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है माइनॉरिटीज को लेकर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों फंडामेंटल राइट हैं जो माइनॉरिटीज की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 351 भी है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, मतलब ये नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एक्ट 1992 बेसिकली उसकी बात करता है, जहां पे हम लोगों ने माइनॉरिटी कमीशन बनाया भी हुआ है ना अंडर आर्टिकल 246, तो ये उसके बारे में बात करता है। कंकरेंट लिस्ट रहती है ये, ठीक है, शेड्यूल 7 के अंदर, तो थोड़ा बहुत आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे माइनॉरिटी की जो बात होती है आर्टिकल 29, 20, 30 के अंदर, जो स्पेशली 30 के अंदर सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं होती है, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की यहाँ पे बात होती है। क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली बोला नहीं गया है कि वो कौन सी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक और एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो देयर आर नो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अबाउट माइनॉरिटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है हमारे पास दैट इज अबाउट द डिड द RBI वेट टू लॉन्ग टू रेज द इंटरेस्ट रेट। देखिए अभी
आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है, ये हमें सबको पता ही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आर्टिकल निकाल लेता हूँ जहाँ से हम इसको कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये एक्चुअली इंटरव्यू है दो पर्सनालिटीज़ का, शुभदा राव जी हैं और यूआर भट्ट जी हैं, एक्सपर्ट हैं दोनों इकोनॉमी वाले टॉपिक्स में। तो इनसे जो है पूछा गया है कि भैया जो आरबीआई ने स्टेप लिया है वो क्या है। पहली बात तो कि ये पता होना चाहिए कि जो आरबीआई ने स्टेप लिया है वो क्यों लिया है। आरबीआई ने स्टेप लिया है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। आरबीआई के साथ इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कई सारे टूल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए मुझे, हाँ, तो मैं नया पेज इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आरबीआई और गवर्नमेंट इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन कई तरह से हो सकता है, सॉरी यहाँ पे आरबीआई लिखना था मुझे, हाँ आरबीआई। इन्फ्लेशन कई तरह से हो सकता है, या तो वहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तब भी इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, भैया पीछे से सप्लाई ही नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं। तो जो मनी सप्लाई वाला मुद्दा है इसको आरबीआई हैंडल करता है, और जो सप्लाई वाला मुद्दा है इसको गवर्नमेंट हैंडल करता है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल या कोल या फिर कोई सब्जियां वगैरह, अगर इनके दाम कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं ड्यू टू सप्लाई, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, पैसे की जो है लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, तो ये आरबीआई का काम होता है। और आरबीआई के पास ये करने के लिए कई सारे टूल होते हैं। जैसे आरबीआई के पास एक टूल होता है रेपो रेट, ये काफ़ी फेमस टूल है और इसी का यूज अभी आरबीआई ने रिसेंटली किया है। आरबीआई आरआर ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे कोई बैंक होता है, जब बैंक कोई आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो आरबीआई उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, इसी इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। तो जब ये इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बैंक आरबीआई से पैसा नहीं उठाते और बोरो नहीं करते। सीधी सी बात है, भैया क्यों बोरो करोगे कि अगर आपको वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट पे करना है, सीधी सी बात है। तो लोन लेना महंगा हो जाता है, तो जिसकी वजह से बैंक बोरो नहीं करते हैं और ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो इस समय आरबीआई ने यही किया, क्योंकि मार्केट में इस समय मनी सप्लाई बहुत ज्यादा थी। क्यों मनी सप्लाई ज्यादा थी? क्योंकि ग्रोथ के लिए, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो ग्रोथ होती है, जीडीपी इंप्रूव होती है, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं, लोगों के पास पैसा आता है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ती है, इसलिए मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, रुपया एकदम बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर जा रहा है इस समय। तो ये सारी की सारी समस्याएं थी। अब तक तो आरबीआई इसको इग्नोर कर रही थी समस्याओं को, लेकिन फाइनली आरबीआई ने कहा है दैट एनफ इज एनफ, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज रेपो रेट सो दैट मनी सप्लाई इन द मार्केट कैन बी रिड्यूस, सो दैट स्टेप हैज बीन टेकन बाय द आरबीआई नाउ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा आरबीआई के पास और भी साधन है क्या मनी सप्लाई को कम करने के? बिल्कुल है, जिसमें से एक हमारा यहाँ पे आता है CRR, जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अब ये बैंक क्या करता है, इसको लोन में देता है, क्योंकि बैंक का इनकम कैसे होता है, बैंक का इनकम तो इसीलिए होता है ना कि उसको लोन पे देता है, बीच में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको उसकी इनकम होती है। अब ये बैंक क्या है ना, वो 100 के 100 रुपया लोन में नहीं दे सकता। आरबीआई बैंक को कहता है कि देखो भाई काफी रिस्क होता है, इसलिए आप ये काम करो कि इसमें से 20 रुपए जो है वो उसको सेव रख लो इमरजेंसी के लिए, और आप सिर्फ 80 रुपीज ही मार्केट में दो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 20% क्या हो गया, आपका कैश रिजर्व रेशो हो गया। तो बैंकों को लोन देने से पहले वो जो रिजर्व होता है वो अलग से निकाल के रखना पड़ता है, बाकी बचा हुआ पैसा वो जिसको मर्जी दें, वो उनकी बैंक का अपना मर्जी होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अब ये इसको बोला जाता है CRR। अब अगर सरकार ने CRR को इंक्रीज कर दिया, मान लो 20 से जो है 30% कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को अभी 70 रुपए 30 रुपीज जो है वो रिजर्व में रखने पड़ेंगे और 70 रुपए जो है वो लोन पे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब लोन पे देने के लिए बैंकों का जो है वो पैसा कम हो गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो जब जब ये कैश रिजर्व रेशो बढ़ता है तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और जब जब कैश रेशो रिजर्व जो है वो कम होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बैंकों के पास मार्केट में घुमाने के लिए पैसा ज्यादा होता है, राइट। तो इसके बारे में ही पूरा आर्टिकल ये कहा गया है कि अभी आरबीआई ने जो स्टेप लिए हैं वो क्यों लिए हैं, ये इन्फ्लेशन का कारण क्या था, वो सारी की सारी चीज़ें। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले हमें पता है कि यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस है जिसकी वजह से पूरा सप्लाई चेंज यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। और इनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि आरबीआई इतना लेट क्यों जागा है? क्या आरबीआई को पहले नहीं पता था कि इन्फ्लेशन की हालत खराब है? पिछले 1.5 साल से इंडिया में इन्फ्लेशन हाई लेवल पे चल रहा है, और खासकर पिछले 6 महीने से तो जो है वो 7-8% के लगभग चल रहा है। तो आरबीआई इतना लेट क्यों जागा है भैया? उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा नहीं है, पहले जो हमारा जो फोकस था वो ग्रोथ के ऊपर था,
क्योंकि ग्रोथ भी जरूरी है ना। और कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है इकोनॉमी एकदम बिल्कुल बॉटम पे चला गया था, तो पूरी दुनिया भर के जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, लोग जो दिक्कतें आ रही थी कोविड-19 की वजह से, उसको दूर करने के लिए ज्यादा फोकस ग्रोथ के ऊपर था। और ग्रोथ कब होती है? जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड कब बढ़ती है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। और ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इस वजह से पूरी दुनिया भर के बैंकों ने ये स्टेप लिया था। लेकिन अभी क्योंकि चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गई है, तो आरबीआई ने अभी सोचा कि मुझे यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए। और इंटरवीन करने का एक तरीका होता है यहाँ पे आपका रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने का, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई गई हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट हाइक एक्चुअली अ ग्रेट वे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट क्या यही एक तरीका है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का? क्या आरबीआई ने जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट द ओनली वे, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे, क्योंकि सप्लाई को भी यहाँ पे दुरुस्त करना उतना ही जरूरी है जितना रेपो रेट को दुरुस्त करना। और सप्लाई वाला काम कौन कर सकती है? यहाँ पे सरकार कर सकती है, ठीक है। कैसे कर सकती है सरकार? देखिए, इन्होंने कहा कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस, अब वो तो सरकार ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो है वो भैया इन्फ्लेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्रूड ऑयल किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, और उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो सरकार को चाहिए, अगर वो उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो जो ड्यूटी लगाई जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो थोड़ी सी कम किया जाए। तो ये एक्साइज ड्यूटी के बारे में बेसिकली बात इन्होंने यहाँ पे काफी फोकस किया है इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। इससे हो सकता है सरकार का कुछ रेवेन्यू कम हो, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। तो इसके ऊपर इन्होंने काफी फोकस किया है। बजट के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बात की है कि पिछले बजट में सरकार ने ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया था। तो हालांकि ये लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इंस्टेंटली हमें उस बजट का कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता इकोनॉमी में। अगले 2-4-5 सालों में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि यार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है ना। और समय के साथ साथ जो है चीज़ों का पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली है, और ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सी आर्टिकल को अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी जो जिस्ट है, जो समरी है, वो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे बता दिया है कि इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो है वो आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है ना। कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो किस तरह से यूज किए जाते हैं, इन्फ्लेशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इन्फ्लेशन का कारण क्या है, कारण जो है उसके कुछ कारण डोमेस्टिक भी हैं और कुछ कारण उसके इंटरनेशनल भी हैं, है ना। डोमेस्टिक कारण होता है कि जो जीएसटी के अंदर क्रूड ऑयल नहीं है, ये तो ये भी एक डोमेस्टिक कारण का हो सकता है। दूसरी बात, ड्रोट सिचुएशन हो जाती है, तो कई बार पीछे से फूड सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इंटरनेशनल कारण आपको बता दिया, जो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है या कोविड-19 वाली सिचुएशन है, उस सब की वजह से। तो ये थोड़ा बहुत आप आर्टिकल को उस सेंस में यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल हमारे पास यही थे। वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, अगर आपका मन करे तो आप उसको डेफिनेटली यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। कोई खास नहीं है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर सके हैं वही है। उसके अलावा दोस्तों, एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का कोर्स हम लोगों ने बिल्कुल चलाया है, जहां पे हर सैटरडे को आपकी क्लासेस वगैरह रखी जाती हैं, और ये मेंस 2023 तक एप्लीकेबल रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस एनालिसिस को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दे दीजिए, नीचे लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पे रोज हम लोग इस तरह के एनालिसिस लेके आते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।